देखिए, इस हफ्ते की जो बड़ी खबर रही दिल्ली की सियासत से जो निकली वो थी आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के यहाँ हुई ईडी की रेड। रात के 2:30 बजे ईडी की टीम सौरभ भारद्वाज के घर से बाहर निकली, जिसके बाद सौरभ भारद्वाज ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो शिकायत की गई है, जिस मामले के ऊपर रेड की गई है, उससे तो सौरभ भारद्वाज का नाता ही नहीं है। उस समय आम आदमी पार्टी के मंत्री, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार में सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे। अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं, उनके ऊपर मामला चल रहा है। मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं, उनके ऊपर भी मामला चल रहा है। सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, जो बड़े नेता जी, बड़े नेता। और तभी से ये खबर भी आपने, जब हम उस समय खबर करते थे तब उस समय भी बीजेपी के नेता कहते थे कि अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी अगला नंबर है जेल जाने। जो लीडरशिप है उसमें अब आतिशी, सौरभ भारद्वाज टॉप लीडरशिप में आते हैं। स्पीकर का पद संभाले हैं, लेकिन जिस दौरान वो विधायक थे बीजेपी के, ये बात हो रही है अगस्त 2024 की, उस दौरान उन्होंने ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अनियमितताओं का हवाला देते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को शिकायत दर्ज कराई थी। विनय कुमार सक्सेना के पास जब विजेंद्र गुप्ता की ये शिकायत पहुंची तो एलजी ने इस फाइल को आगे कर दिया और इस शिकायत को एसीबी के पास भेज दिया, और एसीबी ने इस मामले पर इस साल जून में मामला जो है उस पे सौरभ भारद्वाज पे एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर दर्ज होने के बाद एसीबी ने ही ये केस ईडी को ट्रांसफर किया, और ईडी के पास जब ये केस ट्रांसफर हुआ उसके बाद ईडी ने सौरभ भारद्वाज के साथ साथ सौरभ भारद्वाज के दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए 13 अलग अलग स्थानों पर रेड की। हालांकि अब उस रेड में ईडी को क्या मिला है, इस बात की जानकारी फिलहाल तो सामने नहीं आई है। जितने भी आम आदमी पार्टी के लीडर जेल गए और लंबे समय तक जेल में रहे, उन सब पर ईडी और पीएमएलए का मामला बना। तो वही आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये एक तरीके से पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा जाता है इस तरीके से। अब सवाल ये है कि जो मामला बना सौरभ भारद्वाज के ऊपर बनाया गया है, और जब शिकायत की गई तो उस समय ये फैक्ट है कि उस समय जब शिकायत की गई तो उस समय सौरभ भारद्वाज जो है वो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। भारद्वाज अपने ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं ना, कई उनके बयान ऐसे वायरल होते हैं जिसमें वो बड़ी ह्यूमरस बात। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिनेश, उसमें भी काफी पंचलाइन सौरभ भारद्वाज ने मारी। उन्होंने अपने पारिवारिक जो रिएक्शंस थे वो भी मीडिया के सामने रखे कि किस तरह से ईडी की टीम से उनकी 11 साल की बच्ची भी नहीं डरी और कह रही है कि पापा अगर आप जेल जाओगे ना तो मुझे अपने साथ रख लेना, क्योंकि मैं फिर फेमस हो जाऊंगी। वहीं उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के बारे में भी कहा कि उनकी धर्मपत्नी ही ईडी वालों को कह रही है कि आप इनको ले जाइए, ये घर में तो वैसे भी नहीं रहते हैं। सियासी संवाद दिल्ली तक की स्पेशल सीरीज आज से शुरू हो रही है। सियासी संवाद में मैं और मेरे सहयोगी दिनेश यादव उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो पूरे हफ्ते में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, उस मुद्दे के पीछे का बैकग्राउंड और आगे होने वाली डेवलपमेंट्स, साथ ही साथ उसके सियासी मायने और सोशल मीडिया पर किस तरह के उस मुद्दे पर रिएक्शंस हैं, उन सभी बातों पर आसान भाषा में आपसे गपशप होगी। और आज का हमारा मुद्दा है ईडी और आम आदमी पार्टी। दिनेश यादव आज आपको आसान भाषा में बताएंगे कि किस तरह से ईडी वर्सेस आम आदमी पार्टी, ये जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, इसके पीछे क्या पूरा मामला है और किन मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, इस हफ्ते की जो बड़ी खबर रही दिल्ली की सियासत से जो निकली वो थी आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के यहाँ हुई ईडी की रेड। अब जिस समय ये ईडी की रेड हुई, इससे पहले विधानसभा चुनावों से पहले कई सारी रेड्स हुई, कई सारे नेता जेल गए, तो वहाँ पर कहा गया कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की साजिश हो रही है। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद पहले बड़े नेता आम आदमी पार्टी के हैं सौरभ भारद्वाज, या ये पहली रेड भी आप कह लीजिए विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के किसी नेता के ऊपर हुई है। अब इसके सियासी मायने क्या हैं, उसको लेकर भी कई पॉलिटिकल जो गलियारे हैं उसमें बातें हो रही हैं कि मामला क्या है। जो हमने आपने समझाया था, हमने दिल्ली तक पे वो वीडियो भी डाला था कि मामला क्या है। सरसरी जो नजर है वो हम इस ताज़ा मामले पर आपको बता देते हैं कि बीते दिनों
सौरभ भारद्वाज के चिराग दिल्ली स्थित आवास पर सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची और जैसे ही ये खबर आम आदमी पार्टी और तमाम न्यूज चैनल्स में पहुंची, चिराग दिल्ली में सौरभ भारद्वाज के घर भीड़ लग गई। लगभग 18 घंटों की रेड, रात के 2:30 बजे ईडी की टीम सौरभ भारद्वाज के घर से बाहर निकली, जिसके बाद सौरभ भारद्वाज ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कहा कि ईडी को उनके घर से कुछ नहीं मिला और यहां तक कि वो उनका बयान बदलने का दबाव उन पे बना रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपनी स्टेटमेंट पे साइन नहीं किया। काफी सारी चीजें उन्होंने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की। तो ये सरसरी नजर तो इस मुद्दे पर हमने आपको समझा दी है, लेकिन इन डेप्थ अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार उस रेड वाले दिन आम आदमी पार्टी का रिएक्शन इस रेड पर किस तरह से था और ईडी की चुप्पी अब क्यों है और सौरभ भारद्वाज ने ईडी पर क्या संगीन आरोप लगाए हैं। देखिए, वही हम यहाँ पर अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे कि इसके जो सियासी मायने हो किस तरीके से निकल रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी शुरुआत से जब ये कह रही है इस मामले को लेकर, क्योंकि इस मामले को लेकर एसीबी ने भी जांच की, उसके बाद सीबीआई के पास भी मामला गया, फिर ईडी का मामला बना। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो शिकायत की गई है, जिस मामले के ऊपर रेड की गई है, उससे तो सौरभ भारद्वाज का नाता ही नहीं है। उस समय आम आदमी पार्टी के मंत्री, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार में सौरभ भारद्वाज मंत्री नहीं थे। आपको याद होगा कि सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री थे, फिर वो जेल गए, तब भी स्वास्थ्य मंत्री रहे जी। फिर बहुत सालों बाद उनका इस्तीफा हुआ, उसके बाद सौरभ भारद्वाज जो है वो मंत्री बने। तो जब ये टेंडर हुए, जब ये जिन अस्पतालों के निर्माण को लेकर उसमें अनियमितता बरतने के जो आरोप हैं, वो जो शिकायत की गई थी, उस समय सत्येंद्र जैन जब स्वास्थ्य मंत्री थे और जेल के बाहर थे, तब का ये मामला है, तब का ये टेंडर हुआ। अब उसको लेकर शिकायत ये की गई कि ये समय से ये प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए, जिनकी लागत भी बढ़ गई। अब सत्येंद्र जैन का जो चार्ज है वो सौरभ भारद्वाज ने टेक ओवर किया, तो उस लिहाज से सौरभ भारद्वाज का नाम जोड़ा गया। लेकिन सत्येंद्र जैन भी इस मामले में उनका भी नाम आया था, लेकिन कोई रेड सत्येंद्र जैन के ऊपर नहीं हुई, क्योंकि सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले दूसरे मामले में रेड हो चुकी है। तो लोग अब इसको इस सिरे से भी ले रहे हैं वैशाली, क्योंकि सौरभ भारद्वाज इस समय वोकल नेता सबसे दिल्ली के सबसे ज्यादा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको विधानसभा चुनाव हारने के बाद मिली और रेखा सरकार को अटैक कर रहे हैं, हर एक मुद्दे पर सड़क पर उतरते हैं। तो लोग अब इस रेड को इस नज़रिए से भी देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं, उनके ऊपर मामला चल रहा है, मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं, उनके ऊपर भी मामला चल रहा है, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, जो बड़े नेता जी, बड़े नेता। और तभी से ये खबर भी आपने, जब हम उस समय खबर करते थे, तब उस समय भी बीजेपी के नेता कहते थे कि अब आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी अगला नंबर है जेल जाने जो लीडरशिप है उसमें अब आतिशी, सौरभ भारद्वाज टॉप लीडरशिप में आते हैं। तो टॉप लीडरशिप जो हमने बताई, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सब तो जेल जा चुके, मामले भी चल रहे हैं। तो सौरभ भारद्वाज को लेकर जो ये मामला बना है या बनाया गया है, तो इसको लेकर अब सौरभ भारद्वाज खुद भी, आम आदमी पार्टी खुद भी कह रही है कि भाई मैं तो मंत्री था ही नहीं था, तो मुझे कैसे इस मामले में जो है घसीटा गया। तो सौरभ भारद्वाज उसका जिक्र करते हैं, जो हमने जो है आपने बताया भी कि उन्होंने कहा कि ईडी ने मेरा बयान बदलवाने के लिए मुझ पर दबाव डाला। पहले कुछ और बयान था, जो डॉक्यूमेंट उनके घर से मिले, दो उसको अटैच किया गया था। फिर तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो दो डॉक्यूमेंट्स जो मिले हैं, एक तो उनका चुनावी हलफनामा है कि आखिरकार उनके पास क्या है, कितनी संपत्ति है और क्या कुछ उनके बैंक में अकाउंट में कितने पैसे हैं। इस जो चुनावी हलफनामा एक औपचारिक प्रक्रिया होती है जो कि एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए लड़ी जाती है, उससे जुड़ा हुआ एक हलफनामा था। यहाँ पर हम आपको बता दें दिनेश, सौरभ भारद्वाज पे शिकंजा आखिर कसा कैसे, ये केस की शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत हुई जब बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता, जब वो विधायक थे, अब वो ऑपोजिशन लीडर थे, नेता विपक्ष भी रहे हैं वो, और फिलहाल वो दिल्ली विधानसभा में स्पीकर का पद संभाले हैं। लेकिन जिस दौरान वो विधायक थे बीजेपी के, ये बात हो रही है
है अगस्त 2024 की। उस दौरान उन्होंने ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अनियमितताओं का हवाला देते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को शिकायत दर्ज कराई थी। विनय कुमार सक्सेना के पास जब विजेंद्र गुप्ता की ये शिकायत पहुंची तो एलजी ने इस फाइल को आगे कर दिया और इस शिकायत को एसीबी के पास भेज दिया और एसीबी ने इस मामले पर इस साल जून में मामला जो है उस पे सौरभ भारद्वाज पे एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद एसीबी ने ही ये केस ईडी को ट्रांसफर किया और ईडी के पास जब ये केस ट्रांसफर हुआ उसके बाद ईडी ने सौरभ भारद्वाज के साथ साथ सौरभ भारद्वाज के दिल्ली एनसीआर से जुड़े हुए 13 अलग अलग स्थानों पर रेड की। हालांकि अब उस रेड में ईडी को क्या मिला है इस बात की जानकारी फिलहाल तो सामने नहीं आई है, लेकिन सौरभ भारद्वाज जिस तरह के संगीन आरोप ईडी पर लगा रहे हैं वो सोचने वाली बात है। अब वहीं से बात निकल कर आती है जो आपने केस की टाइमलाइन बताई। अब आम आदमी पार्टी यही कहती है कि कोई भी जो बीजेपी का नेता है वो कोई भी मामले में शिकायत करके एलजी साहब को भेज देता है। अब एलजी साहब उसको एजेंसियों को ट्रांसफर कर देते हैं, फिर उसमें ईडी का मामला बनाया जाता है, सीबीआई का मामला बनाया जाता है। अब ईडी की एंट्री इसलिए होती है क्योंकि ईडी को पावर्स हैं कि वो किसी भी मामले में गिरफ्तार कर सकती है और उसमें आसानी से बेल भी नहीं मिलती। जितने भी आम आदमी पार्टी के लीडर जेल गए और लंबे समय तक जेल में रहे उन सब पर ईडी और पीएमएलए का मामला बना। तो वही आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये एक तरीके से पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा जाता है इस तरीके से। अब सवाल ये है कि जो मामला बना सौरभ भारद्वाज के ऊपर बनाया गया है और जब शिकायत की गई तो उस समय ये फैक्ट है कि उस समय जब शिकायत की गई तो उस समय सौरभ भारद्वाज जो है वो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे। अब सौरभ भारद्वाज का वर्जन ये है कि जो एक कागज़ भी ईडी को मिला जिसमें मिनट टू मिनट्स उन्होंने मीटिंग्स लिखी हुई थी, क्या बातें हुई अधिकारियों से। अब उनका कहना है कि अधिकारियों की शिकायत उन्होंने एलजी साहब को की थी और ये भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है दिनेश कि ये मीटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग की जो भी दस्तावेज थे वो ईडी के अधिकारी लेकर ही नहीं गए। सौरभ भारद्वाज ने तो कहा था उन्हें कि आप लेकर जाइए। वो उन्होंने वही कहा कि सौरभ भारद्वाज ने देखिए, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो एलिगेशन लगाया, आमतौर पर हमने देखा है कि इस देश में बहुत विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी की रेड हुई और एक आंकड़ा जो ये भी है जो इस बार संसद में दिया गया कि 193 विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी की रेड हुई जिसमें से 2 कन्विक्ट हुए। लेकिन हमने ऐसे बहुत मामले देखे हैं, लेकिन बहुत कम मामलों में हम ऐसे देखते हैं कि जब किसी पॉलिटिकल लीडर के ऊपर ईडी की रेड हुई हो और अगले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतने कॉन्फिडेंस के साथ ईडी पर इतने सारे आरोप लगाए, तो यहाँ पर ईडी की जो चुप्पी है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने देखिए सबसे बड़ा जो बयान दिया रेड के बाद, और जब रेड खत्म हुई 18 घंटे रेड चली, रात को 3 बजे वो घर से बाहर निकले और जो उनके कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके साथी समर्थक थे, उनमें उन्होंने जो है 10 मिनट 11 मिनट का भाषण दिया। तो वहाँ पर उन्होंने एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की कि भाई अब आम आदमी पार्टी के नेता जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा भी कि भाई क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा मुझे जेल भेज देंगे और 2 साल के अंदर मैं वापस आ जाऊंगा यहाँ पर। तो एक तरीके से वो एक परसेप्शन अब बिल्ड करने की कोशिश की आम आदमी पार्टी ने कि भाई अब इन ईडी की कार्रवाइयों से हम डरने वाले नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, विपक्षी नेता, उनके ऊपर जब भी सीबीआई ईडी की रेड हुई तो मीडिया में आने से वो बचे या उनका बयान भी। पर ये तो हम ये भी कहेंगे कि ये आम आदमी पार्टी का वे ऑफ पॉलिटिक्स है, वो हमेशा आक्रामक अंदाज में ही नजर आती है। और बात यहाँ पर सिर्फ सौरभ भारद्वाज की नहीं है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जैसे कि सभी पॉलिटिकल लीडर जिनके ऊपर रेड्स हुई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उनके बिहाफ पे दूसरे नेता आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, हमने देखा। और ये सौरभ भारद्वाज जब रेड के बाद जब बाहर निकले थे अपने आवास से बाहर, तो उन्होंने कहा था कि मैं सबूतों के साथ ईडी को एक्सपोज करूंगा। और वही उन्होंने कहा कि अब इस पे जो ईडी की चुप्पी है ना, वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि ईडी जांच करती है, लेकिन अब ये जांच के घेरे में है क्योंकि उन्होंने कहा कि जो बयान, पहले तो उन्होंने एक बयान टाइप किया जिसमें उन्होंने वो एफिडेविट में लगाया जो 2 डॉक्यूमेंट्स मिले थे, सौरभ भारद्वाज ने कहा। फिर सौरभ भारद्वाज ने एलिगेशन लगाया कि भाई मेरा ही वाईफाई यूज करके मेरे ही व्हाट्सएप मयंक अरोड़ा जो हैं ईडी के अधिकारी उन्होंने वो मेरा जो बयान है, एफिडेविट है, वो उन्होंने किसी को बाहर भेजा। फिर वो उन्होंने कॉल पे किसी से बात की
फिर उसके बाद जो है वो बयान वहां से बदल कर आया और जो कहा गया उसमें से जो दूसरी टेस्टिमनी मेरी तैयार की गई उसमें से वो जो डॉक्यूमेंट थे और कुछ बयानों की उसको अंडरलाइन किया गया कि इसको निकालना पड़ेगा यहाँ से आपके बयान से। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं अब इस पे साइन नहीं करूंगा क्योंकि ये तो मेरा ओरिजिनल वर्जन है ही नहीं, और वो डॉक्यूमेंट दो क्यों निकाले गए जो मेरे घर से मिले। तो ये सौरभ भारद्वाज सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास पुख्ता सबूत हैं जो मैं रखूंगा, और अगर मैं गलत बोल रहा हूं या मैंने गलत आरोप मेरे पाए जाते हैं तो मुझे बेशक से जेल भेज दिया जाए। तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो गई। तो अब इस पर जो ईडी के अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर मयंक अरोड़ा जो ईडी के अधिकारी उनका नाम लेकर वो बात कही जी। तो अब अगर सौरभ भारद्वाज अगर झूठ बोल रहे हैं तो ईडी को भी कोई ना कोई अपना वर्जन देना चाहिए था, जो अभी तक जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो उस समय तक नहीं आया जी। अब यहीं से सवाल खड़ा होता है कि क्या ईडी इस बार खुद फंस गई है सौरभ भारद्वाज को फंसाने के चक्कर में, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने तो अपना वर्जन स्पष्ट कर दिया, साफ तौर पर नाम लेकर कहा। तो जो क्या सौरभ भारद्वाज जो कह रहे हैं, जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जितने एलिगेशन लगाए ईडी पर, क्या वो सही हैं? ईडी को कम से कम इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए था जो बातचीत हुई। अब इसके दूसरे सिरे पर आते हैं कि मान लीजिए अगर आपने कुछ नहीं किया जी, तो इतना हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत थी कि जब ईडी की रेड हो रही थी तो सौरभ भारद्वाज के घर के बाहर हमने देखा किस तरीके से भजन हुए, कीर्तन हुए, नारे लगाए गए, और ईडी की टीम भी जब वापस वहां से बाहर निकल रही थी तो उनके खिलाफ भी नारेबाजी की गई आम आदमी पार्टी। तो ये जो आम आदमी पार्टी का ये जो तरीका था ये भी शायद सही नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि कोई जांच हो रही है या शिकायत अगर किसी ने डोमिनेंस की राजनीति भी हम कह सकते हैं कि तो सामने वाले पक्ष पर दबाव बना देती है, और आम आदमी पार्टी अक्सर देखा गया है वो इस तरह का प्रेशर बनाती है। और कुछ आम आदमी पार्टी की यहाँ पे हम तारीफ भी करेंगे कि जब इस तरह की कोई भी स्थिति होती है तो आम आदमी पार्टी का बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी मौजूद होता है वहां पर। बिल्कुल, लेकिन वही है ना कि आप कानून की बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो अगर किसी ने शिकायत की है आपके खिलाफ तो अगर आप सही हैं तो उसकी जांच हो जाने दीजिए, है ना। उसमें आप जो 18 घंटे रेड हुई, आप उसमें बाहर आके मीडिया को ये चीज़ें बता रहे हैं कि भाई मेरी एक हीरे की अंगूठी नहीं मिल रही थी तो हमने ईडी वालों से कहा कि जरा उसे भी ढूंढ देना, मतलब बहुत लाइटर अंदाज में आप अगर ये बात कहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल जो खड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिनेश, उसमें भी काफी पंचलाइन सौरभ भारद्वाज ने मारी। उन्होंने अपने पारिवारिक जो रिएक्शंस थे वो भी मीडिया के सामने रखे कि किस तरह से ईडी की टीम से उनकी 11 साल की बच्ची भी नहीं डरी और कह रही है कि पापा अगर आप जेल जाओगे ना तो मुझे अपने साथ रख लेना क्योंकि मैं फिर फेमस हो जाऊंगी। वहीं उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के बारे में भी कहा कि उनकी धर्मपत्नी ही ईडी वालों को कह रही है कि आप इनको ले जाइए, ये घर में तो वैसे भी नहीं रहते हैं। वही चीज, और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाई मैंने तो कहा 3 बार कि मुझे कर लो गिरफ्तार, लेकिन तो कुल मिलाकर ये जो लाइटर बातें कही, और देखिए सौरभ भारद्वाज अपने ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं ना, कई उनके बयान ऐसे वायरल होते हैं जिसमें वो बड़ी ह्यूमरस बातें करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अब इसके भी देखिए मायने हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसा उसका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कह लीजिए कि ऐसी बातें करके कि भाई मेरी फला नेता से बात हुई उन्हीं से, और वो फिर उन्होंने ऐसा कहा, मेरी इससे बात हुई उससे बात हुई, तो ये आम आदमी पार्टी करती है, लेकिन इसके भी मायने हैं। क्योंकि अब यहाँ पर जिस तरीके से ईडी की कार्यशैली रही है पिछले कुछ सालों में, उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं, कोर्ट ने भी उसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं, और अब तो जो भी पीएमएलए के मामले हैं जिसमें बहुत लंबे समय तक कोई नेता जेल के अंदर है तो उसको अब अदालत बेल दे रही है, और उसमें ईडी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सौरभ भारद्वाज ने ये हल्की बातें कहीं, लाइटर नोट पर जो बातें कहीं, इसके भी मायने हैं कि ईडी की जो काम करने की कार्यशैली रही है तो उसको किस हल्के अंदाज में करने की कोशिश की जा रही है। ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि भाई अब ईडी जो है सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत काम कर रही है, मेरे घर में कुछ मिला नहीं और 18 घंटे तक रेड हुई, तो कैसे टाइम वेस्ट किया गया, क्या परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई। अच्छा, एक बात और कही सौरभ भारद्वाज ने कि जब ये खबर सुबह चलाई गई कि मेरे 13 ठिकानों पर रेड की गई, भाई मेरे 13 ठिकाने बता दे ईडी,
कि मेरे 13 ठिकाने ऐसे कौन से, या मुझे कब्जा दिला दे, मैं उन्हें बेच दूं। तो ये एक तरीके से अपने आप को कट्टर ईमानदार जो आम आदमी पार्टी कहती है वो भी दिखाने और यहाँ पे उन्होंने अपने बैंक बैलेंस को लेकर भी कहा कि जब वो मंत्री पद से हटे थे, जब सरकार उनकी नहीं रही, तो 5-6 लाख उनके अकाउंट में थे, जो कि अब ना वो विधायक हैं और ना वो ये भी कहा उन्होंने कि पेंशन भी नहीं शुरू हो रही है वो भी। तो एक तरीके से कट्टर ईमानदार खुद को बनाने का परसेप्शन सौरभ भारद्वाज ने रखा, और ये भी कहा कि भाई ईडी बताए कि उनके घर से फिर 18 घंटे की रेड में क्या मिला। तो जो सवाल दागे गए सौरभ भारद्वाज की तरफ से ईडी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं उसमें कई गंभीर बातें भी थी जी। जो हल्की बातें कही, ठीक है, आप उसका जवाब ना दें, लेकिन जो गंभीर बातें कही गई, खास तौर पर बयान बदलवाने वाली, खास तौर पर कि वाईफाई यूज करके उनका जो बयान है वो किसे भेजा गया और किससे बात हुई इस दौरान, मयंक अरोड़ा की जो ईडी के अधिकारी हैं जो लीड कर रहे थे इस पूरी रेड को, और यहाँ पर दिनेश, सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा कि मयंक अरोड़ा ने अपने डिप्टी डायरेक्टर से उनके फोन पे भी बात कराई कि आप साइन कर दो, जो बयान है, जो टेस्टिमनी है, उस पर आप साइन कर दो जो मयंक अरोड़ा द्वारा दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे सौरभ भारद्वाज ने स्पष्ट कह दिया कि मैं साइन नहीं करूंगा किसी भी कीमत। वही बात है कि उन्होंने, सौरभ भारद्वाज ने उसके बाद कहा कि भाई अगर मैं होता इनका बॉस तो मैं इनकी तनख्वाह काट लेता। कि 18 घंटे में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 18 घंटे के बाद आप बयान भी नहीं लेकर आ पाए, क्योंकि उस पर सौरभ भारद्वाज के साइन है ही नहीं। साफ तौर पर कहा कि भाई मैंने साइन नहीं किए, जो बदला हुआ बयान था पंचों ने साइन कर दिए, फिर पंचों पे भी सवाल उन्होंने खड़े किए, खैर वो अलग बात है। तो अब ईडी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जो सौरभ भारद्वाज बोल रहे हैं क्या वो सच्चाई है, उसमें झूठ है क्या, जो बयान, क्योंकि जो रेड होती है, जब रेड कंक्लूड होती है तो उस रेड में क्या क्या सवाल पूछे गए, क्या मिला क्या नहीं, उस पर जिसके घर रेड होती है उस पर बाकायदा साइन होते हैं। अब सौरभ भारद्वाज का कहना है कि ईडी जो बयान लेकर गई है उस पर मेरे साइन ही नहीं है। तो ईडी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि 18 घंटे की रेड में क्या हुआ, क्या जो है उसके बाद जो सौरभ भारद्वाज ने जो दावा किया है कि बिना बयान वाला वो टेस्टिमनी लेकर गई है, और जो बयान जो सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि भाई व्हाट्सएप से किसी को भेजा गया, फिर किसी से बात हुई, फिर उसके बाद नया बयान तैयार किया गया, उसमें से कई चीज़ें हटाने को कही गई, डिप्टी डायरेक्टर से मेरी बात कराई गई। तो ये सारी चीज़ों पर तो ईडी को स्पष्टीकरण देना चाहिए ना, क्योंकि बहुत गंभीर एलिगेशन लगाए हैं, वो भी ऐसे समय में जब ईडी की जांच को बहुत हल्के अंदाज में लिया जाता है ना। सुप्रीम कोर्ट की भी फटकार कई बार पड़ी है मामले में। और जितने भी, देखिए अब यहाँ से एक और सवाल निकल कर आता है, आम आदमी पार्टी जो कहती है कि भाई अब हम जेल जाने से नहीं डरते, क्योंकि हमारी सारी टॉप लीडरशिप को तो जेल में डाल दिया। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं अब जनता के मन में ये भी सवाल है कि ये परसेप्शन की लड़ाई कहीं ना कहीं बन चुकी है, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की, उनके नेताओं को जेल में डाल के करप्ट बताने की, जिसका नुकसान उनको दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुआ। लेकिन अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। तो अब ये सामने दूसरी साइड से भी परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई चुनाव के समय में अगर ऐसी कार्रवाई हो तो आप कह देते हैं कि भाई चुनाव है, गलत यूज किया जा रहा है। लेकिन अभी तो कोई चुनाव नहीं है, अभी भी इनके नेताओं के ऊपर रेड चल रही है, जांच चल रही है ना। तो एक परसेप्शन दूसरी साइड से भी बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जनता के दिमाग में हो कि भाई अब तो चुनाव भी नहीं है, अब आपकी सरकार भी नहीं है कि आप ये कहें कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, सरकार गिराने की साजिश या कोशिश की जा रही है। तो दूसरी साइड से भी परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है। अब आम आदमी पार्टी भी परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि हमारे आपने इतने नेताओं के ऊपर मुकदमे कर रखे हैं, FIR कर रखी हैं, जेल भी हो आए, लेकिन इतने सालों में अभी तक आपको हमारे नेताओं के घर में जो रेड हुई वहां से कुछ भी नहीं मिला। कहीं वो केस, वो जो मुकदमे वो ट्रायल तक भी नहीं पहुंचे, इतने साल हो गए। इवन सत्येंद्र जैन को एक मामले में क्लीन चिट मिल गई। तो उसके बाद से अब आम आदमी पार्टी अटैकिंग मोड में है, और ये परसेप्शन यहाँ से बिल्ड करने की कोशिश कर रही है जनता की नज़रों में कि देखिए हम शुरुआत से कह रहे थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारे आप कितने नेताओं को पे मामले बना लीजिए, आप कानून का दुरुपयोग करके उन्हें जेल तो भेज सकते हैं, लेकिन जेल के अंदर रख नहीं सकते। और हमारे सारे नेता जेल के बाहर आए, और एक भी नेता के ऊपर अभी तक मामला ट्रायल में नहीं गया, है ना, कोई आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ। तो बहुत दूर की बात, ट्रायल भी शुरू नहीं हुए हैं। और उस बीच में
सत्येंद्र जैन को एक मामले में सीबीआई की क्लीन चिट भी मिल जाती है। तो वैसे ये जो आम आदमी पार्टी पर मुश्किलों के बादल जो मंडराए थे वो सत्येंद्र जैन से ही शुरू हुए थे। सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में गए और सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक वो जेल में रहे हैं। फिलहाल उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया गए, मनीष सिसोदिया को भी सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली। संजय सिंह गए, संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट से गई। इवन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए वो जेल में गए थे और उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई। तो ये भी हमने देखा है कि इन मामलों में मामला शुरू होता है लोअर कोर्ट से, लेकिन राहत सुप्रीम कोर्ट तक ही जाके मिलती है। ईडी की पावर्स पर ही अब एक नई बहस भी देश में छिड़ी है, क्योंकि ईडी के पास इतनी पावर्स हैं कि पीएमएलए का मामला बनाकर किसी को भी वो जेल में डाल सकते हैं। अब आप लीजिए बेल, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई जो है लड़िए, फिर उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हमने तो आम आदमी पार्टी तो इसमें परिपक्व हो गई है, उन्हें पता है कि कैसे लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाना है। कह दिया ना कि भाई उन्होंने टाइमलाइन सेट कर लिया, देख लिया हमारे नेता कब गए थे कब आए थे। उसमें से सिर्फ एक संजय सिंह थे जिनकी किस्मत थोड़ी अच्छी थी और वो 6 महीने में वापस। बाकी तो सभी नेता जो है सबसे ज्यादा लंबा समय तो सत्येंद्र जैन ने काटा है, 24 महीनों से ज्यादा का समय। फिर मनीष सिसोदिया का भी 17 महीनों का समय, अरविंद केजरीवाल का भी साल भर से ऊपर का समय, संजय सिंह का 6 महीने का रहा। तो अब इसलिए सौरभ भारद्वाज ने कहा ना कि भाई कर लो गिरफ्तार, 2 साल में आ जाऊंगा, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई टाइम लगता है पीएमएलए के मामले में। तो यहीं से ही जो सवाल निकल कर आते हैं कि क्या मिला ईडी, क्या मिला सौरभ भारद्वाज, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है दिनेश, क्या मिला? क्योंकि इससे अब इसको ना आप कनेक्ट कीजिए कि एक जो मामला चल रहा है, सत्येंद्र जैन ने जो बांसुरी स्वराज के ऊपर जो मानहानि का दावा ठोका हुआ है, ईडी ने रेड की थी सत्येंद्र जैन के एसोसिएट्स के ऊपर, घर के ऊपर। तो उसके बाद जो है आपने याद होगा कि ईडी ने एक तस्वीर बनाई, वो पैसों के नोट से बना देते हैं ना ईडी वाले, ईडी लिख देते हैं, फिर कई सोने के सिक्के, और एक खबर चलाई कि भाई सत्येंद्र जैन के परिसर से ये मिला है। अब जो शब्द यूज किए ईडी ने, है ना, तो उससे परसेप्शन बन गया कि सत्येंद्र जैन के घर से मिला है। अब एक इंटरव्यू में बांसुरी स्वराज ने उसको कोट कर दिया कि भाई ईडी ने ऐसे ऐसे कहा था कि सत्येंद्र जैन के परिसर से ये मिला है। पर वो सत्येंद्र जैन का उसमें नाम जब इंक्लूड हो गया और परिसर लिखा, देखिए शब्दों का खेल है। तो सत्येंद्र जैन के जो दूसरे एसोसिएट्स थे उस मामले में, वहां से वो रिकवरी हुई थी, लेकिन जो सत्येंद्र जैन का उनसे कोई लेना देना था नहीं, सत्येंद्र जैन के घर से वो रिकवरी नहीं हुई। लेकिन जो ट्वीट किया ईडी ने जिसमें लिखा कि सत्येंद्र जैन के परिसर से ये मिला, तो उससे ये परसेप्शन बन गया। अच्छा, जब ये मामला हुआ तो फिर उस मामले में हालांकि बांसुरी स्वराज के ऊपर एक्शन नहीं हुआ, ईडी को ये फटकार मिली कि आपने जिस तरीके से लिखा तो उससे ये लगा कि ऐसा मैसेज गया कि सत्येंद्र जैन के घर से ये मिला है। तो ये परसेप्शन की लड़ाई जो हम कह रहे हैं, ये वही अब बनती जा रही है। उसके बाद अब आम आदमी पार्टी साफ तौर पर उनका अब खुलकर अटैकिंग मोड में वो नज़र आए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया। उसके बाद कल उनका जो भाषण हुआ जो दिल्ली के नेताओं को दिया, तो उन्होंने साफ तौर पर देखिए वो भी कह दिया कि आम आदमी पार्टी को ही अटैक किया जा रहा है, जो कांग्रेस है कर लेती है, गांधी परिवार का कोई नेता जेल नहीं गया, जबकि बीजेपी ने तो भर भर के इस पे तो वैसे भी सियासी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया, और उससे जुड़ा हुआ डिटेल्ड एक्सप्लेनर, साथ ही साथ किस तरह की बयानबाजी सोशल मीडिया पर चल रही है, वो भी आप दिल्ली तक के पेज पर देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर ईडी पे बात करें तो फिलहाल ईडी की जांच का जो तरीका है वो सवालों के घेरे में है। आम आदमी पार्टी ईडी पर कई संगीन आरोप लगा रही है, और जब से ईडी की जांच का दायरा आम आदमी पार्टी पे शुरू हुआ है, तब से ही आम आदमी पार्टी का जो अटैकिंग मोड है जांच एजेंसियों को लेकर, वो देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि अब क्या है कि चलिए आपने 18 घंटे रेड कर लिए जी, अब ईडी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये देखने वाली बहुत बात होगी। क्योंकि मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि भाई 5500 करोड़ का घोटाला है आज जिसको बताया जा रहा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो अब आपने 18 घंटे की रेड कर ली, तो अब जनता के मन में ये भी तो सवाल होगा ना कि भाई 18 घंटे की रेड के बाद अब ईडी का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, किस बिना पर सौरभ भारद्वाज पर एक्शन लिया जाएगा, या फिर सत्येंद्र जैन को जैसे इतने लंबे समय बाद क्लीन चिट मिली और कानूनी पचड़े में फंसा कर रखा, और एक तरीके से ना सत्येंद्र जैन की सियासत खत्म हो गई। जी, आपने देखा होगा उनका हेल्थ खराब,
वो खराब, चुनाव भी वो हार गए। हाँ। अब इतना पॉलिटिक्स में वो एक्टिव भी नहीं रहते। तो यही आम आदमी पार्टी कह रही है कि ऐसे कानूनी पचड़ों में फंसाकर जो हमारे नेता हैं उनकी छवि को ऐसे खराब किया जा रहा है कि उसके बाद जो है उनकी पॉपुलैरिटी भी खत्म हो जाती है। और विधानसभा चुनाव में हमने देखा आम आदमी पार्टी कितनी बुरी तरीके से चुनाव हारी, जिसका एक सबसे बड़ा फैक्टर है ये, क्योंकि उस समय बातें हो रही थी, हम ग्राउंड पर जा रहे थे तो लोग बात कर रहे थे कि भाई अब आम आदमी पार्टी पहले जैसी पार्टी नहीं रही, अब जो भ्रष्टाचार के आरोप लग गए हैं, इस्तीफा भी नहीं दिया देखो जेल जाने के बाद, तो सत्ता से इन्हें प्यार हो गया है। तो वो परसेप्शन की लड़ाई में वहां पर फायदा मिला था, नुकसान हुआ, बीजेपी को फायदा मिला था, आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ था। लेकिन अब सवाल देखिए पूछे जाएंगे कि भाई इतने नेताओं पर आपने इतने मामले बना लिए, लेकिन किसी पर मामला सिद्ध होना तो छोड़ो, ट्रायल तक भी अभी तक नहीं शुरू हुआ है। तो जब ये ईडी या सीबीआई ये जांच वगैरह करती है तो इसके बाद इन्हें इतना लंबा समय क्यों लगता है? वैसे दिनेश यहाँ पर भी ये गौर करने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी के जिन भी नेताओं पर अभी तक ईडी या सीबीआई की जांच हुई है या फिर वो जेल गए हैं, तो जो शिकायत है वो बीजेपी द्वारा ही की जाती है। बीजेपी का कोई एमएलए या बीजेपी का कोई नेता वो शिकायत एलजी के पास लेकर पहुंचता है और एलजी उस फाइल पर तुरंत जांच के आदेश दे देते हैं। बिल्कुल, तो यही परसेप्शन की लड़ाई की बात देखिए आम आदमी पार्टी कह रही है और लगातार वो कह रही है कि भाई आप ठीक है कर लीजिए लेकिन आपको मिलेगा कुछ नहीं और हम अब 2 साल के बाद आ जाएंगे बाहर। और जो हुआ भी है, जिसको जमानत मिली है उसके बाद आपने चर्चा सुनी कोई उस केस की कि भाई अब ये एक्शन हुआ, अब जांच एजेंसी को ये कुछ नया मिल गया या ट्रायल हुआ, तो मामले दब जाते हैं, फिर एक नया शिकार ढूंढा जाता है, फिर उस पर ये कार्रवाई होती है और ये चलती रहती है ऐसे। तो कुल मिलाकर परसेप्शन की लड़ाई है। देखिए वैशाली, अब देखना ये होगा कि सौरभ भारद्वाज जिस पर आज हमने विस्तार से बात की, अब ईडी का अगला स्टेप क्या होता है 18 घंटे की रेड के बाद, और अगर अब कोई कार्रवाई सख्त होती है या ईडी को कुछ नया इस जांच में मिलता है, सौरभ भारद्वाज पर ने जो आरोप लगाए संगीन, ईडी की तरफ से भी उस पर कोई रिप्लाई आता है या ईडी अब इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है या फिर आगे इस पर और भी एक्शन होगा, तो यहाँ से इस केस के ऊपर फिर और बात की जाएगी या फिर जनता फिर उसको भी लाइटर मोड में ले लेगी कि भाई ये तो होता ही रहता है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ईडी की जांच होती है, ईडी की रेड होती है, कन्विक्ट किया जाता है, कुछ टाइम के लिए वो जेल में जाते हैं, लेकिन वहां से सुप्रीम कोर्ट से राहत लेके वापस आ ही जाएंगे। तो ये जो सर्कल घूम रहा है वो एक सर्कल दोबारा से घूमेगा। इस जांच को भी देखिए ना कि 2024 में जो है शिकायत हुई थी जी, और अब 2025 खत्म होने वाला है, हो जाएगा, 1 साल से ज्यादा का समय हो गया। तो इन इतने सालों की जांच में मिलता क्यों कुछ नहीं है? तो ये भी जनता जो है वो सवाल अब उसके मन में होंगे। परसेप्शन की लड़ाई है पूरा जो हमने समझाया इस पूरे आज की बातचीत में। अब देखिए देखना है कि परसेप्शन की लड़ाई में आम आदमी पार्टी कैसे काउंटर करती है और कैसे इन सब चीज़ों को झेलती है। झेलती तो बहुत सालों से आ रही है, अब आगे जो सियासत है आम आदमी पार्टी की देखने वाली वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। साथ ही साथ ईडी की इमेज पर भी जो सवाल खड़े किए गए हैं आम आदमी पार्टी द्वारा, ईडी उन पर किस तरह से काउंटर करती है या जवाब देती है या फिर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती है, क्योंकि कई बार ये भी देखा गया है कि ईडी शुरुआत में तो कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन जब वो निकलकर सामने आती है तो सीधा गिरफ्तारी ही हो जाती है। बिल्कुल, तो और देखिए सौरभ भारद्वाज तो मानकर चल रहे हैं कि उन्हें जेल जाना है, उन्होंने सीधा कह दिया। अब सवाल ये भी है कि जिस हिसाब से उन्होंने ईडी पर अटैक किया, अब क्या वहां से सीधा वो हथकड़ियों वाला रिप्लाई आएगा कि भाई हम आपको गिरफ्तार कर रहे हो, गिरफ्तार करेंगे तो फिर किस एलिगेशन पे करेंगे, क्या ईडी को ऐसा मिला जिसके बिहाफ पर गिरफ्तार किया जाएगा? तो ये भी देखने वाली बात होगी। हमने वही कहा ना कि इस रेड के बाद अब ईडी का जो अगला एक्शन होगा वो ये बताएगा कि वाकई में जो सौरभ भारद्वाज ने जो एलिगेशन लगाए, कहा कि उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है, तो अब ईडी का अगला एक्शन जो होगा उसी से ये निकलकर सामने आएगा कि भाई सौरभ भारद्वाज को वाकई में ईडी ने फंसाने की कोशिश की या फिर सौरभ भारद्वाज पर हाथ डालकर ईडी खुद फंस गई है। अगर इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा तो फिर परसेप्शन जनता की नजरों में यही जाएगा। जी बिल्कुल दिनेश, और इस मामले पर भी कई सवाल हैं जिनके जवाब आना अभी बाकी है आम आदमी पार्टी और ईडी दोनों के द्वारा ही। दिल्ली तक की नजर भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से बनी हुई है और इस मामले पर कुछ भी डेवलपमेंट होगी वो सबसे पहले आपको दिल्ली तक पर दिखाई जाएगी। फिलहाल आज के सियासी संवाद के एपिसोड में बस इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं और यहाँ
पर याद रखें कि अगर आप भी चाहते हैं दिल्ली से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा मुद्दा जिस पर सियासी संवाद हो, उसके बैकग्राउंड से लेकर आगे की डेवलपमेंट, इन सभी पहलुओं पर फैक्ट्स के साथ बात हो, तो हमें कमेंट्स में वो भी जरूर बताएं। फिलहाल मुझे आपके देखिए कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, आपका नाम लेके बकायदा। अगले एपिसोड में हम उस सवाल का जवाब देने की कोशिश जो है वो किया करेंगे। जी बिल्कुल। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी दिनेश को दीजिए इजाजत, और दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम हलचल और न्यूज अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए दिल्ली तक। नमस्कार।